Hello everyone. Today we are going to start with Civil Procedure Code. तो आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे. बेस so we will talk about CPC, the Act of 1908. Okay. तो Civil Procedure Code, as the name itself suggests, that this is a procedural law. अब लॉज कौन कौन सी होती हैं आपकी? एक सब्सटेंटिव लॉ होती है. फर्स्ट वी हैव सब्सटेंटिव लॉ एंड देन नेक्स्ट वी हैव प्रोसीजरल लॉज. सब्सटेंटिव लॉज और प्रोसीजरल लॉज में डिफरेंस क्या है? इनका नाम ही, वैसे तो डिफरेंस इनके मीनिंग में ही आपको मालूम चल जा रहा होगा, लेकिन फिर भी सब्सटेंटिव लॉज गिव्स यू राइट्स. गिव्स राइट्स. ठीक है. आपके पास जो भी लायबिलिटीज होंगी आपकी, या तो गिव्स राइट्स एज वेल एज लायबिलिटीज. ऑन द अदर हैंड, प्रोसीजरल लॉज केवल एक प्रोसेस बताएंगी. दे आर ओनली मशीनरी. दे ओनली establishes a procedure, establishes a procedure for enforcement of substantive laws. For enforcement of substantive laws. यानी अगर बोलें तो आपको जो राइट मिलता है या लायबिलिटीज जब कोई इम्पोज होती है, तो सब्सटेंटिव लॉज से इम्पोज होती है. ठीक है. अब सब्सटेंटिव लॉज में आपको कोई राइट मिल गया और वो राइट आपका हर्ट हो गया, तो फिर आपको उसकी रेमेडी कहाँ से लेंगे? क्या उसका प्रोसेस होगा? कौन से कोर्ट में जाएंगे? जज कौन होगा? जज के पास क्या पावर्स होंगी? ये सब मेंशन आपका प्रोसीजरल लॉज में होगा. कोई ऑफेंस होगा, ये तो खैर सिविल प्रोसीजर कोड की बात है. ऐसा ही सिमिलर प्रोविजन आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी है, सीआरपीसी जिसको बोलते हैं, 1973 का. वी हैव सीआरपीसी ऑल्सो. 1973 एक क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए प्रोसीजर बताता है. एग्जाम्पल देखें, जैसे सब्सटेंटिव लॉज के एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? सिविल लॉज की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ. यस. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट है. इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपीए, ये भी सब्सटेंटिव लॉज का ही पार्ट है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, आईडी एक्ट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये 1947 का एक्ट है. बेसिकली ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए इनेक्ट किया गया था 1947 में. तो ये भी आपका सब्सटेंटिव लॉज हैं, ये सभी की सभी. प्रोसेसर लॉज का एग्जांपल हो ही गया. सीपीसी हम देख ही रहे हैं, सीआरपीसी भी हमने डिस्कस किया थोड़ा, और एविडेंस एक्ट भी सब्सटेंटिव लॉज का ही, ओ सॉरी, प्रोसीजरल लॉज का ही पार्ट बनेगा, एविडेंस एक्ट. अब कोई क्राइम अगर होगा तो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? अरेस्ट कौन करेगा? अगर कोई वारंट अगर इश्यू हुआ है तो उसको वारंट को एग्जीक्यूट कौन करेगा? ये सब सीआरपीसी में लिखा हुआ है. एविडेंस क्या होगा? कौन एविडेंस दे पाएगा, कौन नहीं दे पाएगा? कोई मूक बधिर है तो उसका एविडेंस कैसे लिया जाएगा? राइट डिक्लेरेशन वगैरह, ये सब चीजें आपकी एविडेंस एक्ट का पार्ट बनेगी. आई होप दिस क्लियर्स. तो आगे अगर हम बात करते हैं सीपीसी के बारे में, तो हम देख चुके हैं कि सीपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ. तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोसीजरल लॉज और सीपीसी, प्रोसीजरल लॉज जो होती हैं दे आर एडजेक्टिव लॉज. प्रोसीजरल लॉज क्या होती हैं? एडजेक्टिव लॉज. एडजेक्टिव, या आप कह सकते हैं दे आर एडजंक्ट. एडजंक्ट लॉज. एडजंक्ट का मतलब है एक्सेसरी, एक तरह से ये है. एक्सेसरी लॉज किसकी एक्सेसरी है? सब्सटेंटिव लॉज की एक्सेसरीज हैं ये. यानी अगर राइट्स को एनफोर्स कराना है तो फिर सब्सटेंटिव लॉज को एनफोर्स कराना है, तो कोई ना कोई प्रोसेस उसके लिए होना चाहिए.
तो उसके लिए हमारे पास प्रोसीजरल लॉज आ जाती हैं, जिसमें से सीपीसी है। तो सीपीसी नीदर गिव्स यू एनी राइट नॉर टेक्स अवे एनी ऑफ योर राइट। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इट नीदर गिव्स और नॉर टेक्स अवे एनी राइट। नीदर गिव्स, ओके मैं नीचे लिख देता हूँ, नीदर गिव्स या नीदर कॉन्फर्स नॉर टेक्स अवे, नॉर टेक्स अवे एनी राइट। क्योंकि हम देख चुके हैं राइट आपको कहाँ से मिलता है, सब्सटेंटिव लॉज से मिलता है राइट्स, ना कि प्रोसीजरल लॉज से। तो ये कह सकते हैं कि प्रोसीजरल लॉज सब्सटेंटिव लॉज का जो पर्पस है उसको अटेन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। प्रोसीजरल लॉज हमेशा कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। प्रोसेस अगर सिंपल होगा तभी सबकी समझ में आएगा, फॉलो भी हो पाएगा। महंगा नहीं होना चाहिए ना, सस्ता होना चाहिए। इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, ताकि गरीब आदमी भी अफोर्ड कर पाए प्रोसीजर को। अफोर्डेबल ऑल्सो, इट शुड ऑल्सो बी अफोर्डेबल। ठीक है, तो ये कुछ बातें प्रोसीजरल लॉज के बारे में। तो आईपीसी और सीपीसी के बारे में ये सारी बातें हम, इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ द कोड। हिस्ट्री की बात करते हैं तो सिविल प्रोसीजर कोड हमारे पास ये जो है, दिस वाज इनेक्टेड इन 1908, और इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट है 1 जनवरी 1909। 1 जनवरी 1909 को ये एनफोर्स हो गया था। लेकिन इससे पहले भी हमारे पास सिविल प्रोसीजर को लेके इनेक्टमेंट हुई है। तो फर्स्ट जो इनेक्टमेंट है, फर्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, फर्स्ट यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड, नॉट सिविल कोड, सिविल कोड तो आर्टिकल 44 में है। फर्स्ट यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड, ये आपका 1859 में इनेक्ट किया गया था। 1877 में दोबारा से इसको इनेक्ट किया गया, री इनेक्टेड इन 1877। क्योंकि 1859 में जब इनेक्ट हुआ था इसके अंदर काफ़ी कुछ कमियां थी, उन सबको ठीक किया गया 1877 में। इतने पे भी बात नहीं बनी। उसके बाद फिर से 1882 में हमने इसको री इनेक्ट किया, और जिसकी अमेंडमेंट लगातार होती रही। अल्टीमेटली फिर आ गया 1908, जिसमें हमारा जो प्रेजेंट सीपीसी है उसको इनेक्ट किया गया था। इसके बाद से लगातार इसके अंदर अमेंडमेंट होती रही है काफ़ी। जो मेजर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हमें देखने को मिलते हैं 1908 के बाद, एक 1976 की अमेंडमेंट है, दूसरी 1999 की अमेंडमेंट है। ये बड़ी मेजर अमेंडमेंट है, जिसमें 1976 की अमेंडमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 1976 की अमेंडमेंट कितनी इफेक्टिव हुई और इसमें क्या चेंजेस और सीपीसी में आपको करने हैं, उसके लिए एक कमेटी अपॉइंट हुई थी, जस्टिस मालीमठ कमेटी। कमेटी का नाम रहेगा जस्टिस मालीमठ कमेटी। जस्टिस मालीमठ कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी उनको कंसिडर करते हुए वापस फिर जो 99 की अमेंडमेंट हुई थी, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस मालीमठ कमेटी रिकमेंडेशन। ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स। और 2002 में भी कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी, 1999 और 2002 दोनों को एक साथ ही पढ़ा जाता है। कमेंसमेंट हम देख चुके हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इस कोड का, ऑब्जेक्ट यही है, टू फैसिलिटेट जस्टिस। ठीक है, इट इज ए प्रोसीजरल लॉ, हमेशा हम देख चुके हैं प्रोसीजरल लॉज इज ऑलवेज सबसर्वाइंट टू सब्सटेंटिव लॉ। नोट कर सकते हैं यहाँ पे, प्रोसीजरल लॉज आर, प्रोसीजरल लॉज सर्व सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉज सर्व सब्सटेंटिव लॉज।
ओके, वेदर एग्जॉस्टिव और नॉट। देखिए, एक लाइन यहाँ पे नोट कर लीजिए, एग्जाम में आती है। दिस कोड इज एग्जॉस्टिव ऑन द मैटर स्पेसिफिकली डेल्ट विद बाय इट इज एग्जॉस्टिव ऑन द मैटर्स, ऑन द मैटर स्पेसिफिकली डेल्ट विद बाय इट। और वो मैटर्स जिन पे ये कोड डील करता है, एक्सप्लेन करता है, उनको लेके ये एग्जॉस्टिव है। यानी आपको इस कोड के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इस कोड में है, उन मैटर्स को लेके जिन पे डील करता है। और जिन पे डील नहीं करता है, नॉट एग्जॉस्टिव ऑन द मैटर्स, नॉट एग्जॉस्टिव ऑन द मैटर्स, ऑन मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली डेल्ट विद इन, नॉट स्पेसिफिकली, नॉट स्पेसिफिकली डेल्ट विद इन। ओके, अब देखते हैं इसमें है क्या, व्हाट इज द स्कीम ऑफ दिस कोड। स्कीम देखते हैं, व्हाट इज स्कीम। स्कीम में इसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं। कितनी सेक्शंस हैं? 158 सेक्शंस हैं। और एक इसके साथ में अटैच किया गया है शेड्यूल, शेड्यूल 1, और उसके अंदर ऑर्डर्स हैं। 51 ऑर्डर्स इस शेड्यूल के अंदर दिए हुए हैं। ओके, तो जिसमें से ऑर्डर 1 to 20 दे डील विद सूट्स, ऑर्डर 1 to 20 डील विद सूट्स। ये भी हम याद करेंगे सारा, सभी के सभी ऑर्डर की हेडिंग हम याद करेंगे, कैसे उसका भी एक सीक्वेंस है प्रॉपर, याद हो जाएगा। ऑर्डर के अंदर रूल्स दिए हुए हैं, हर ऑर्डर के अंदर कुछ रूल्स हैं। इसमें सबसे बड़ा जो ऑर्डर है दैट इज ऑर्डर 21। ऑर्डर 21 इज द लॉन्गेस्ट रिटर्न ऑर्डर, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ रूल्स दिए हुए हैं, एग्जीक्यूशन को ले गया, दिस परटेन्स टू एग्जीक्यूशन। अमेंडेबिलिटी की बात करें तो कौन अमेंड कर सकता है सीपीसी को। अब इसमें सेक्शंस को अगर अमेंड करना है तो दे कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट ओनली या लेजिस्लेचर ओनली। कैन बी अमेंडेड बाय, दे कैन बी, sections कैन बी अमेंडेड बाय लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्डर्स की बात करें तो ऑर्डर्स कैन बी अमेंडेड बाय, ऑर्डर्स कैन बी अमेंडेड बाय हाई कोर्ट्स। जो भी स्टेट्स हैं, रेस्पेक्टिव स्टेट्स के हाई कोर्ट्स अमेंड कर सकते हैं। हाई कोर्ट्स कैन अमेंड रूल्स एज कंटेन्ड इन ऑर्डर्स, एज कंटेन्ड इन ऑर्डर्स। अब हाई कोर्ट के पास पावर है, तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के पास तो पावर है ही रूल्स को अमेंड करने की। लेकिन हाई कोर्ट के पास सेक्शंस को अमेंड करने की पावर नहीं है। वहीं पे हमने देखा कि सीपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉज, लेकिन इस प्रोसीजरल लॉज में भी हमने दो पार्ट देखे, एक सेक्शंस हैं, दूसरे ऑर्डर्स हैं और रूल्स हैं। अगर सेक्शंस की बात करें तो दे आर मोर ऑफ सब्सटेंटिव इन नेचर। जो एक्ट है इसका पूरा जनरल नेचर तो प्रोसीजरल है, लेकिन सेक्शंस का नेचर जो है वो सब्सटेंटिव की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। और ऑर्डर्स का जो नेचर है दैट इज प्योरली प्रोसीजरल। ठीक है, ऑर्डर्स आर procedural, sections are somewhat substantive in nature.
ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेटिबिलिटी रिट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है? तो देखिए, प्रोसीजरल लॉज जो होती हैं, प्रोसीजरल लॉज केवल एक प्रोसेस देती है, और प्रोसेस में किसी का वेस्टेड राइट नहीं होता। ठीक है, नो वन कैन हैव अ वेस्टेड राइट इन प्रोसीजर, लिख सकते हैं, नो वन कैन हैव अ वेस्टेड राइट इन, आपका राइट तो राइट में है ना, प्रोसीजर में थोड़ा ना है, वेस्टेड राइट इन प्रोसीजर। इसलिए कोई क्लेम करे कि ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव ही होना चाहिए, तो ऐसा क्लेम तो फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि यू डोंट हैव एनी राइट ओवर प्रोसीजर। हाँ, प्रोसेस सिंपल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, वो बात ठीक है। इसीलिए जनरली जो प्रोसीजरल लॉज हैं, दे आर रिट्रोस्पेक्टिव। जनरल रूल है, जनरली प्रोसीजरल लॉज, जनरली दे आर रिट्रोस्पेक्टिव, बट एज फार एज सीपीसी इज कंसर्न, सीपीसी इज नॉट रिट्रोस्पेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। CPC is not retrospective in operation. CPC is not retrospective in operation. केस का नाम लिखना चाहें तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, नानी गोपाल मित्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, नानी गोपाल मित्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 1970 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा और एक केस लिखना चाहें तो गुरबचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह, गुरबचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह। ये 1990 का केस है, ये केस भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना कंटिन्यू करेंगे। अगर आप में से किसी ने कुछ कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर भी आप सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।